बालों में हल्की सफेदी और सबसे बढ़कर उसकी आंखों का बुझा हुआ तेज, सब कुछ जैसे समय की चाबुक थे। चंद्र ने फिर से अपने जीवन को साधने की कोशिश की। वह अब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ लेक्चरर बनने की तैयारी में लग गया था। प्रोफेसर शुक्ला अब भी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे, लेकिन उनके घर में वह पहले जैसा सहज नहीं रह गया था। वहीं सुधा, जो अब अपने पति के साथ दूसरे शहर में बस गई थी, एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। विवाह के बाद के दिन उसके लिए कठिन साबित हो रहे थे। वह सब कुछ कर रही थी, पत्नी का धर्म निभाना, सास की सेवा करना, रिश्तों में संतुलन लाना, लेकिन उसका मन कहीं ठहरा हुआ था। वह कई बार चुपचाप बैठी रहती और खिड़की से बाहर देखते हुए किसी को खोजती रहती। उसके पति एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वे सुधा को कभी समझ नहीं पाए। उनके और सुधा के बीच कोई आत्मिक रिश्ता नहीं बन सका। वे उसे सिर्फ पत्नी मानते थे, एक साथी नहीं। सुधा के लिए यह रिश्ता एक जिम्मेदारी बन गया था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम की जगह सिर्फ कर्तव्य था। उधर चंद्र पूरी तरह अपने अध्ययन और नौकरी की ओर झुक गया था, लेकिन रात के समय जब सब शांत हो जाता, वह सुधा को याद करता। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब जैसे जिंदा थीं उसके मन में। वह कई बार एकांत में बैठकर कविताएं लिखता, लेकिन फिर उन्हें फाड़ देता, क्योंकि वे कविताएं किसी के लिए नहीं होती थीं, बस एक सिसकती हुई आत्मा की आवाज होती थी। चंद्र को अब एक बात बार बार कचोटने लगी थी। अगर उसने सुधा से प्रेम की बात कह दी होती, तो क्या वह विवाह से इनकार कर देती? क्या वे साथ हो सकते थे? इन्हीं विचारों में उलझे एक दिन चंद्र अपने कॉलेज के पुस्तकालय में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, पम्मी। पम्मी खुले विचारों वाली, आधुनिक जीवन शैली को जीने वाली एक तेज तर्रार युवती थी। वह साहित्य की छात्रा थी और चंद्र से प्रभावित हो गई थी। पम्मी ने जल्दी ही चंद्र से बातचीत शुरू कर दी। वह उसके साथ समय बिताना चाहती थी, उसके विचारों को जानना चाहती थी। चंद्र भी पहले पहल थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने पम्मी को एक मित्र की तरह स्वीकार कर लिया। पम्मी चंद्र के जीवन में एक नई हवा की तरह आई थी, एक ऐसा झोंका जो उसे थोड़ी देर के लिए ही सही सुधा की यादों से बाहर निकाल पाता था। लेकिन वह भी जानती थी कि चंद्र पूरी तरह उसके साथ नहीं है। वह कई बार कहती, तुम जब भी चुप हो जाते हो, मैं समझ जाती हूं कि तुम कहीं और हो। चंद्र मुस्कुराता और बात टाल देता। वह पम्मी के साथ समय बिताता, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी आत्मा अब भी सुधा के पास थी, उसी सुधा के पास जो अब एक पराई हो चुकी थी। इधर सुधा का जीवन और कठिन होता जा रहा था। उसके पति उसे समझ नहीं पाते थे और उसे अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। उसने एक दिन अपने पिता को पत्र लिखा, बहुत लंबा, भावनाओं से भरा हुआ। उसमें उसने लिखा कि वह चंद्र को भूल नहीं पाई, कि वह रिश्ता उसके जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा था। डो शुक्ला ने वह पत्र पढ़ा और बहुत भावुक हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने सुधा को बिना पूछे एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जिसमें उसका मन नहीं था। कुछ दिनों बाद सुधा इलाहाबाद आई। वह अपने मायके आई थी, लेकिन उसके मन में चंद्र से मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसने खुद को बहुत रोका, लेकिन अंततः एक दिन वह उसके कॉलेज चली गई। वहां चंद्र पुस्तकालय में बैठा पढ़ रहा था। सुधा को सामने देखकर वह कुछ क्षण के लिए निःशब्द रह गया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कैसी हो? सुधा ने कहा, ठीक हूं, लेकिन मन बहुत थका हुआ है। दोनों चुपचाप बैठ गए। फिर सुधा ने वही प्रश्न दोहराया जो कभी विवाह से पहले पूछा था, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो क्या तुम मुझसे मिलते रहोगे? इस बार चंद्र ने उत्तर दिया, अब भी मिल रहा हूं। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुमने तब क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्यों नहीं रोका था मुझे? चंद्र कुछ नहीं बोला। सुधा वापस इलाहाबाद आ गई थी, लेकिन यह वापसी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। यह एक अनकहा पुकार थी, एक अधूरे रिश्ते को अंतिम बार छू लेने की कोशिश। उसके भीतर वर्षों से दबे प्रेम का ज्वार अब बहने को आतुर था। और उधर चंद्र, वह पहले ही अपनी आत्मा को खो चुका था। सुधा का लौट आना उसे कुछ नहीं, सब कुछ दे रहा था। एक दिन सुधा डो शुक्ला के घर में बैठी थी। खिड़की के बाहर हवा में पतझड़ की उदासी थी। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, जैसे कोई आने वाला हो। तभी दरवाजे की आहट हुई। चंद्र भीतर आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संकोच का मिश्रण था। सुधा मुस्कुराई, बैठो, क्या तुम सोच रहे थे कि कि मैं कभी लौटूंगी नहीं। चंद्र चुप रहा। कुछ देर के बाद सुधा ने कहा,
चंदर, मैंने जीवन में बहुत कुछ झेला है, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने मुझसे कभी प्रेम की बात नहीं कही। अगर तुम कहते तो शायद सब कुछ बदल सकता था। चंदर ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी सुधा, प्रेम तो मौन की भाषा जानता है। मौन की भाषा? सुधा ने ठंडी मुस्कान दी। लेकिन समाज, रिश्ते, विवाह, ये सब मौन को नहीं समझते चंद्र, इन्हें शब्द चाहिए। उस दिन की मुलाकात में सुधा और चंदर ने जीवन के सारे बिखरे पन्ने एक एक कर पलटे। सुधा ने स्वीकार किया कि उसने कभी अपने पति को दिल से अपनाया ही नहीं। उसका प्रेम तो बस एक बार हुआ था, जिसे कभी कहा नहीं गया। चंदर ने भी माना कि उसकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी दूरी बन गई। उसने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो, इसलिए कभी खुद को तुम्हारे सामने नहीं रखा। सुधा बोली, और मैं सोचती रही कि तुम मुझे अपनाओगे, बुलाओगे, रोकोगे, लेकिन तुम बस त्याग करते गए। उस शाम दोनों ने एक साथ चाय पी। खामोशी अब बोझ नहीं लग रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें राहत थी, जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो। लेकिन सुधा जानती थी कि अब वह यहां टिक नहीं सकती। वह एक बंधन में बंधी थी, कानूनी, सामाजिक और नैतिक। उसने चंद्र से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं है। मैं अब भी चाहती हूं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, किसी को अपना बनाओ, प्रेम को फिर से जियो, उसे अधूरा मत छोड़ो। चंद्र ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर दर्द की लहर साफ थी। इस बीच पम्मी अब भी चंद्र से जुड़ी हुई थी। उसे चंद्र से गहरा लगाव हो चला था, लेकिन वह जानती थी कि चंद्र की आत्मा किसी और के पास है। वह कई बार कहती, तुम मेरे साथ होते हुए भी नहीं होते। चंद्र पम्मी के साथ समय बिताता था, लेकिन वह रिश्ता एक थकी हुई कोशिश था जो उसे अपने दर्द से निकाल सके। वह जानता था कि सुधा के अलावा किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। एक दिन सुधा ने चंद्र को फिर बुलाया। यह उनकी अंतिम भेंट थी, यह जानकर भी वे दोनों मिले। सुधा ने कहा, चंद्र, क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो? चंद्र कुछ पल तक देखता रहा, फिर बहुत धीरे से सुधा को अपने बाहुपाश में भर लिया। वर्षों का प्रेम, पीड़ा और त्याग उस आलिंगन में समा गए। उसके बाद सुधा चली गई। इस बार वह लौटने नहीं आई। चंद्र अकेला रह गया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर एक सच्चाई थी। वह जानता था कि उसने प्रेम किया था, बहुत गहराई से, और वह प्रेम अधूरा ही सही, लेकिन पवित्र था। पम्मी ने चंद्र को समझाया, तुम्हारा प्रेम तुम्हें महान बनाता है, लेकिन अधूरा प्रेम आदमी को तोड़ देता है। क्या तुम टूटना चाहते हो चंद्र? चंद्र ने कहा, नहीं, लेकिन मैं सुधा के बिना पूरा भी नहीं हो सकता। पम्मी अब धीरे धीरे चंद्र से दूर होने लगी। उसने समझ लिया था कि वह कभी उस जगह नहीं ले सकती जो सुधा की थी। इस तरह चंद्र के जीवन में एक सन्नाटा बस गया, एक मौन यात्रा जो प्रेम से शुरू हुई थी, त्याग पर आकर ठहर गई थी और अब बस स्मृति बनकर उसकी आत्मा में गूंज रही थी। सुधा की अंतिम विदाई के बाद चंद्र का जीवन जैसे किसी और धरातल पर जा पहुंचा। अब वह सिर्फ जी रहा था, न हंसी थी न आंसू, जैसे सब कुछ भीतर जल चुका हो और अब सिर्फ राख बची हो। वह रोज सुबह उठता, किताबें खोलता, कॉलेज जाता, छात्रों को पढ़ाता और फिर वापस आकर अपने कमरे में चुप बैठा रहता। उसके भीतर अब कोई गूंज नहीं बची थी, बस एक स्मृति थी जो दिन रात उसकी आत्मा पर दस्तक देती रहती। इसी बीच चंद्र ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने इलाहाबाद छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसे लगा, अगर वह इस शहर से दूर चला गया तो शायद वह उन स्मृतियों से भी थोड़ा मुक्त हो पाएगा जो हर मोड़, हर गली, हर पेड़ और हर हवा के झोंके में बस चुकी थी। चंद्र ने प्रोफेसर शुक्ला से बात की। जब उन्होंने सुना कि चंद्र नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ रहा है तो वे कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, जीवन बहुत बड़ा है, कोई एक रिश्ता उसका अंत नहीं होता। चंद्र ने सिर्फ सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह बात कहनी आसान है, पर उस पर अमल करना कितना कठिन। नई जगह, नया शहर, नया माहौल। चंद्र ने एक कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी ज्वाइन कर ली। वह अपने विषय में प्रवीण था, छात्र उसे पसंद करने लगे, लेकिन उनके बीच भी वह अलग ही रहता, न ज्यादा घुलता न मिलता। उसे अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। वहीं पम्मी, जो चंद्र से भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी, अब उससे दूर हो गई थी। वह जान चुकी थी कि चंद्र का मन किसी और की स्मृति में बसा है और वह स्मृति मिटाई नहीं जा सकती। पम्मी ने चंद्र को पत्र लिखा,
मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी प्रेम नहीं कर सकते और मैं खुद को तुम्हारे जीवन पर बोझ नहीं बनाना चाहती। पर एक बात कहूं, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से प्रेम कर सकते हो तो खुद को मत रोकना। चंद्र ने वह पत्र कई बार पढ़ा, फिर उसे चुपचाप एक किताब में रख दिया, क्योंकि जवाब देने को उसके पास कुछ नहीं था। नई जगह पर रहते हुए चंद्र को लगता था कि समय उसके घाव भर देगा, पर घाव नहीं भरते, बस उनकी आदत हो जाती है। अब उसे अपनी पीड़ा से लगाव हो गया था। वह उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी में सुधा की स्मृति थी। इस नए शहर में उसकी मुलाकात एक वृद्ध प्रोफेसर से हुई, जिनका नाम था श्री वर्मा। वर्मा जी बहुत अनुभवी और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्र की आंखों की उदासी को तुरंत पहचान लिया। एक दिन उन्होंने चंद्र से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, क्या तुम उन्हें कभी शब्द दोगे? चंद्र चौंका। वर्षों से किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शब्दों ने ही तो सब बिगाड़ा है वर्मा जी। जब मौन में प्रेम था तब वह जीवित था, जब शब्दों ने उसे छुआ वह मर गया। वर्मा जी गहरे सोच में पड़ गए, फिर बोले, पर बेटा, जीवन मौन में नहीं चलता, उसे दिशा देने के लिए शब्द जरूरी होते हैं। इन बातों ने चंद्र को अंदर तक झकझोर दिया। वह रात भर सोचता रहा, क्या सच में वह मौन को पकड़े बैठा था? क्या सुधा की स्मृति उसके जीवन का भार बन चुकी थी? फिर एक दिन उसे सुधा का पत्र मिला। यह पत्र उसके पुराने पते पर आया था और किसी जान पहचान वाले ने उसे नए पते पर भेजा था। पत्र में लिखा था, प्रिय चंद्र, जब भी तुम्हें सोचती हूं एक मीठी वेदना दिल को भर देती है। तुम्हारा मौन अब भी मेरे जीवन में गूंजता है। मुझे नहीं पता तुम अब कहां हो, किस हाल में हो, पर मैं जानती हूं कि तुम वही हो जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कान में बदलता रहा। मैं अब मां बन चुकी हूं। एक बेटी है मेरी, छोटी सुधा। जब वह हंसती है तो मुझे तुम्हारी हंसी याद आती है। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, पर एक चीज अब भी वैसी ही है, तुम्हारी स्मृति। तुम खुश रहो, सुधा। चंद्र ने पत्र पढ़ा और बहुत देर तक उसे सीने से लगाए रखा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी। वह जानता था कि सुधा अब भी उसे याद करती है, पर अब वह स्मृति बन चुकी है, जिसे जीवित रखा जा सकता है, लेकिन फिर से जिया नहीं जा सकता। उस दिन चंद्र ने पहली बार एक कविता लिखी, सुधा के लिए। वह कविता प्रेम का अंतिम पत्र थी, जिसमें न शिकायत थी न अपेक्षा, बस एक कोमल विदाई। मैं नहीं कह सका जो कहने आया था, तुम समझ गई थी जो मैं छुपा लाया था। अब जब सब बीत गया तो लगता है प्रेम यही था, शब्दों से परे, मौन में जन्मा, मौन में मरा। चंद्र अब बदल चुका था, वह टूट चुका था, लेकिन उस टूटन में भी गरिमा थी। वह अब दूसरों को पढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता, प्रेम और त्याग की बातें करता। छात्रों को वह सिर्फ शिक्षक नहीं, एक जीवनदर्शी के रूप में दिखने लगा। और फिर धीरे धीरे वह सीख गया कि कुछ प्रेम अधूरे ही अच्छे होते हैं। वे जीवन नहीं देते, लेकिन जीवन को एक अर्थ जरूर दे जाते हैं। नई जगह, नई दिनचर्या और पुराने घावों के साथ चंद्र का जीवन अब एक गहराई भरा सन्नाटा बन चुका था। अब न वह चंद्र था जो इलाहाबाद में था, और न ही वह सुधा रही जो किसी आंगन में हंसती थी। लेकिन चंद्र का यह सन्नाटा सिर्फ चुप्पी नहीं था, यह एक साधना थी जिसमें वह अपने प्रेम को, अपनी विफलता को और जीवन के सत्य को समझने लगा था। उस कॉलेज में एक और व्याख्याता थी, बिनती। वह शांत, संवेदनशील और विचारशील युवती थी। चंद्र और बिनती के बीच शुरू में औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन समय के साथ बिनती ने चंद्र की उदासी को महसूस किया और उसकी ओर एक सहज आकर्षण अनुभव किया। बिनती ने कई बार चंद्र से धीरे धीरे बात करने की कोशिश की। वह उससे जीवन, किताबें और समाज पर बात करती थी, और चंद्र को भी यह महसूस होने लगा कि इस स्त्री में एक गहराई है जो शोर से दूर है और शायद उसकी मौन यात्रा को समझ सकती है। एक शाम दोनों स्टाफ रूम में बैठे हुए चाय पी रहे थे। बिनती ने पूछा, चंद्र जी, क्या प्रेम की असफलता मनुष्य को नष्ट कर देती है? चंद्र ने थोड़ी देर सोचा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, नहीं, प्रेम की असफलता हमें नष्ट नहीं करती। वह हमें सिखाती है कि जीवन में हर सुंदर चीज को पाना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, पाने के लिए नहीं। बिनती ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। उसने फिर पूछा, आपने कभी प्रेम किया था? चंद्र मुस्कुराया,
लेकिन वह मुस्कान पीड़ा से भरी थी। उसने कहा, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, और जब हो जाता है तो फिर वह कहीं नहीं जाता, बस वह हमारे भीतर गूंजता रहता है सारी उम्र। इस बातचीत ने बिनती को और करीब ला दिया चंदर के। उसने महसूस किया कि चंदर के भीतर एक अथाह प्रेम है जो टूटने के बाद भी पवित्र है। बिनती अब धीरे धीरे उसके करीब आना चाहती थी, ना किसी स्वार्थ से, ना किसी अधिकार से, बस एक मनुष्य के रूप में जो एक दूसरे को समझे। उधर चंद्र भी अब अपने घावों के साथ जीना सीख रहा था। सुधा की स्मृति अब उसकी कमजोरी नहीं रही, बल्कि एक आंतरिक शक्ति बन चुकी थी। वह अब सुधा को पाने की इच्छा नहीं करता था, लेकिन उसकी याद को अपने जीवन की प्रेरणा मानता था। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। चंद्र को छात्रों ने कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। उसने मंच पर आकर पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से अपनी वह कविता पढ़ी जो उसने सुधा के लिए लिखी थी। पूरी सभा शांत हो गई थी। कविता समाप्त होते ही तालियों की गूंज उठी, लेकिन चंद्र की आंखें नमी से भर आईं। कार्यक्रम के बाद बिनती उसके पास आई और बोली, आपने जो कविता सुनाई वह सिर्फ कविता नहीं थी, वह आत्मा की आवाज थी। चंद्र ने धन्यवाद कहा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अब वह बहुत सोच समझकर ही बोलता था। दिन बीतते गए। अब चंद्र के जीवन में थोड़ा प्रकाश आने लगा था। वह छात्रों में लोकप्रिय हो गया था। उसके व्याख्यानों में जीवन दर्शन होता था, प्रेम की पीड़ा होती थी और सबसे अधिक आत्मा की पुकार होती थी। उसी दौरान सुधा का दूसरा पत्र आया। इस बार पत्र छोटा था, लेकिन बेहद गहन। चंदर, इस बार पत्र लिखते हुए मैं रो नहीं रही। मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है अपने जीवन की सबसे सच्ची अनुभूति के रूप में। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। वह जब जीवन की बातें पूछती है तो मैं तुम्हें याद करती हूं। शायद हम दो शरीरों में अलग हो गए हों, लेकिन आत्माएं कभी नहीं बिछड़ती। हमेशा तुम्हारी, सुधा। चंद्र ने उस पत्र को अपने तकिए के नीचे रख लिया। वह रात भर जागता रहा और उसे लगा जैसे वह पहली बार सुधा से पूरी तरह विदा ले पा रहा है, सम्मान से, प्रेम से, बिना किसी शिकायत के। अब बिनती ने चंद्र से एक और बात पूछी, क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? चंद्र ने कहा, बढ़ना चाहता हूं, लेकिन पीछे कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। बिनती मुस्कुराई, आप जो पीछे रखे हुए हैं वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, और मैं चाहती हूं कि आप अपने साथ साथ मुझे भी उस ताकत का हिस्सा बनाएं। इस प्रस्ताव में प्रेम था, पर अपेक्षा नहीं थी। चंद्र के जीवन में यह पहली बार था जब कोई प्रेम बिना अधिकार के आया था। अब चंद्र के पास एक विकल्प था, वह प्रेम जिसे उसने खो दिया, और एक संबंध जो उसके जीवन में नए अर्थ के साथ आ रहा था। चंद्र ने फैसला नहीं किया, लेकिन पहली बार उसके मन में कोई निर्णय उगने लगा था। वह सोचने लगा था, शायद जीवन यही नहीं रुकता। शायद जीवन में प्रेम का एक और रूप होता है, जो सिर्फ पाने के लिए नहीं होता, समझने और साथ चलने के लिए होता है। चंद्र अब अपने जीवन के उस मोड़ पर था जहां वह न पीछे लौट सकता था, न आगे बढ़ने की जल्दबाजी कर सकता था। सुधा की स्मृति अब उसकी आत्मा में बस चुकी थी, और बिनती के साथ उसका रिश्ता एक नए विश्वास की दस्तक दे रहा था। जीवन की यह स्थिति, जहां भूतकाल की छाया और भविष्य की संभावना साथ साथ चलती है, बहुत सूक्ष्म और चुनौतीपूर्ण होती है। कॉलेज के कामकाज, व्याख्यानों और छात्रों की बातचीत के बीच चंद्र अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित दिखाई देने लगा था। वह छात्रों से दिल से जुड़ने लगा था। उनके प्रश्नों का उत्तर केवल किताबों से नहीं, अनुभवों से देने लगा था। उसकी आंखों की उदासी अब भी वही थी, पर उसमें एक गहराई थी जो सुनने वाले को झकझोर देती थी। इसी बीच बिनती का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अब चंद्र के बहुत करीब आती जा रही थी, लेकिन उसने कभी उस दूरी को पार नहीं किया जिसे चंद्र ने स्वयं रेखांकित कर रखा था। वह जानती थी कि चंद्र की आत्मा में कोई और बसता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही होता है जिसमें प्रतीक्षा होती है, दबाव नहीं। एक दिन कॉलेज में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था। चंद्र को अतिथि वक्ता के रूप में बुलाया गया था। वहां पर छात्रों, प्राध्यापकों और स्थानीय साहित्यकारों की उपस्थिति थी। चंद्र ने मंच पर खड़े होकर जो भाषण दिया, वह किसी पुस्तक की समीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की व्याख्या थी। उसने कहा, जीवन में प्रेम एक बार नहीं, कई बार हो सकता है, लेकिन जो प्रेम आत्मा में उतर जाए वह फिर दोहराया नहीं जा सकता। उसे न भुलाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन रुक जाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह बहता है और बहते हुए नए आकार लेता है।